आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट की पढ़ाई। यूजीसी नेट की जो क्लासेस हैं वो आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ फ्री, बिल्कुल वो भी घर बैठे। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं शोध अभिक्षमता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत। तो परिचय, पहले इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारा है हम विभिन्न स्रोतों से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। परिचय में हम पढ़ेंगे हम विभिन्न स्रोतों से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आधुनिक युग में ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र हो चुकी है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 5 ढंग होते हैं। धीरे धीरे अनुसंधान उन्मुख होते जा रहे हैं। अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान पहला है अंतर्ज्ञान, ठीक है। अंतर्ज्ञान, इसमें ज्ञान प्राप्त करने की पहली विधि अंतर्ज्ञान है। दूसरा आधिकारिक विद्वान, तीसरा है हमारा तर्कवाद, आधिकारिक विद्वान, इसका अर्थ है कि नव विचारों को स्वीकार करना, क्योंकि कुछ प्राधिकरण आंकड़े बताते हैं कि वे सत्य हैं। तर्कवाद, तीसरा है तर्कवाद, रेशनलिज्म, इसमें नव ज्ञान प्राप्त करने के लिए तर्क और तर्क का उपयोग करना सम्मिलित है। चौथा है अनुभववाद, अनुभववाद, इसमें अवलोकन और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना सम्मिलित है। पांचवा है शोध उन्मुख वैधानिक विधि, पांचवा है। इसमें यह आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण विधि बन चुकी है। ठीक है, पांचवें में विधि बन चुकी है और इसको वैज्ञानिक पद्धति भी कहा जाता है, जो विचारों का परीक्षण करने और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए व्यवस्थित रूप से साक्ष्य एकत्र करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। यहाँ वैज्ञानिक पद्धति को जानना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण अनुसंधान इसी पर टिका हुआ है। वैज्ञानिक पद्धति में डेटा का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और व्याख्या सम्मिलित है। अनुसंधान मूल रूप से वैज्ञानिक है, ताकि इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, जो डेटा के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित है। सामाजिक विज्ञान के विषय में भी अवैज्ञानिक अनुसंधान दृष्टिकोण जैसा कुछ नहीं है। एक अच्छा शोधकर्ता परिश्रमी, मुक्त विचारों और आलोचनात्मक सोच पक्ष रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति में एक समस्या की पहचान की जाती है, प्रासंगिक डेटा एकत्र किया जाता है, एक परिकल्पना तैयार की जाती है और इसका अनुभवजन्य एम्पिरिकल परीक्षण किया जाता है। अगर हम स्थूल स्तर मैक्रो लेवल पर देखें, यानी कि स्थूल स्तर मैक्रो मैक्रो लेवल पर देखें, हम किसी महामारी का उपचार ढूंढना चाहते हैं, प्रदूषण कम करना चाहते हैं, मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना चाहते हैं, शिक्षण प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं, बाजार में कोई नया उत्पाद लेकर आना चाहते हैं। इन सब में सफल होने के लिए स्थूल स्तर पर अनुसंधान आवश्यक है। अगर सूक्ष्म स्तर माइक्रो लेवल पर कुछ देखें, कुछ छात्र स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और कुछ उसके लिए विभिन्न ब्रांडों के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, वह भी एक अनुसंधान ही है, चाहे उसके लिए हम अनभिज्ञ होकर कॉन्शसली किसी अनुसंधान विधि का प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं। अनुसंधान समस्या निवारक होते हैं। मूलतः जब भी हमें
किसी समस्या का सामना करना पड़ता है या कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हो, हम अनुसंधान करने के लिए प्रेरित होते हैं। फलतः हम अनुसंधान के कार्य में आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष ज्ञान क्षेत्र में शोध समस्या का समाधान या जिज्ञासा की पूर्ति में किया गया कार्य उस विशेष ज्ञान क्षेत्र का विस्तार है। अनुसंधान की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। अनुसंधान के माध्यम से हम नए तथ्यों को हल निकालते हैं। अनुसंधान की परिभाषा। अब हम देखेंगे अनुसंधान की परिभाषा। अनुसंधान की परिभाषा। अनुसंधान की परिभाषा। ठीक है। अनुसंधान की परिभाषा में हम देखेंगे अनुसंधान के माध्यम से हम नए तथ्यों को हल निकालते हैं। अनुसंधान शोध गवेषणा, खोज, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, रिसर्च आदि नामों का भी प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान दो शब्दों रिसर्च से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कुछ नव ज्ञान प्राप्त संबंधी खोज। एक प्रकार से सही तथ्य प्राप्त करने के लिए अन्वेषण है। अनुसंधान विशेष कौशलों का एक संग्रह है। ठीक है। यह विचारों का एक क्रमिक तरीका है और यह किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं की गंभीर रूप से जांच करता है। एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए जाने वाली एक सावधानीपूर्ण जांच है। J.W. क्रेसवेल के अनुसार अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शोध जांच और अन्वेषण की एक प्रक्रिया है, व्यवस्थित और नियमबद्ध है और ज्ञान में वृद्धि करता है। कुक ने एक समस्या के संदर्भ में तथा उसके समाधान के लिए तथ्यों और उनके अर्थों तथा या निहितार्थों को समझने के लिए एक सत्यवादी, प्रामाणिक, संपूर्ण और न्यायपूर्ण आविष्कार के रूप में शोध या अनुसंधान की भूमिका को रेखांकित किया है। उनके अनुसार रिसर्च अनुसंधान निम्नलिखित अवयवों का एक संक्षिप्त रूप है जो इसको परिभाषित भी करते हैं। रिसर्च रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। अब हम देखेंगे रिसर्च की स्पेलिंग क्या होती है। REACHER। रिसर्च की ये स्पेलिंग होती है। तो रिसर्च आर से होता है रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, विचार करने का तर्क संगत ढंग। रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, रेशनल RATIONAL, रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, WAY, वे ऑफ थिंकिंग, THINKING, रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। फिर ई देखते हैं एक्सपर्ट एंड एग्जीक्यूटिव ट्रीटमेंट, विशेषज्ञ और संपूर्ण उपचार। एक्सपर्ट एंड एग्जीक्यूटिव ट्रीटमेंट, एक्सपर्ट EXPERT, एक्सपर्ट एंड एग्जीक्यूटिव ट्रीटमेंट, एग्जीक्यूटिव EXECUTIV, एग्जीक्यूटिव ट्रीटमेंट, TREATMENT, एग्जीक्यूटिव ट्रीटमेंट, एग्जीक्यूटिव ट्रीटमेंट। और S से है सर्च एंड सॉल्यूशन। S मीन्स सर्च, SEARCH, सर्च एंड सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन, सर्च एंड सॉल्यूशन। थर्ड यानी कि सर्च मीन्स होता है अन्वेषण और समाधान। एग्जैक्टनेस, शुद्धता। ई से है फोर्थ है एग्जैक्टनेस, एग्जैक्ट EXACT, एग्जैक्टनेस, NESS, एग्जैक्टनेस, शुद्धता। एनालिसिस, ए से है एनालिसिस, SIS, एनालिसिस, ए से है एनालिसिस। आर से है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, आर से है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, रिलेशन। एक मिनट, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, रिलेशन, RELATIO, रिलेशनशिप, SHIP, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, FACTS, ऑफ फैक्ट्स।
रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, तथ्यों का संबंध, ये हो गया आर से। सी से है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, OBSER ऑब्जर्वेशन, OBSERVATION ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल CARE केयरफुल, FUL केयरफुल प्लानिंग, केयरफुल प्लानिंग PLANNING केयरफुल प्लानिंग, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव CONS कंस्ट्रक्टिव TRUCTIV कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड ATTITUD एटीट्यूड कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन एंड कंडेंस्ड CON कंडेंस्ड DENCED कंडेंस्ड जनरलाइजेशन, GENE जनरल, RALiation SATION कंस्ट्रक्टिव जनरलाइजेशन, LIZAN यहाँ पर जेड होगा, सॉरी। चलिए गलती सबसे हो जाती है, लेकिन गलती हो जाने पर अपनी गलती मान लेना। सबसे लाइजेशन ZA सबसे बड़ी अच्छी बात है। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग कंस्ट्रक्टिव और एटीट्यूड एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन। इसका मतलब हुआ आपका कि महत्वपूर्ण अवलोकन, सावधानीपूर्वक योजना, रचनात्मक अभिवृत्ति और संघनित सामान्यीकरण, ऐसे ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क, सत्यनिष्ठा और कठिन परिश्रम। ऐसे है सत्यनिष्ठा और कठिन परिश्रम। H ऑनेस्टी, ऐसे है ऑनेस्टी HONESTY, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क HARD हार्ड वर्क WORK हार्ड वर्क। ठीक है, तो आपका ये रिसर्च ये हो गया उसका मतलब। ठीक है, और यहाँ बहुत सारी परिभाषाएं दी जा सकती हैं, लेकिन विभिन्न परिभाषाओं से एक सामान्य सहमति प्राप्त होती है कि अनुसंधान जांच की एक व्यवस्थित और विविधपूर्ण प्रक्रिया या विविधपूर्ण अन्वेषण, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, इसलिए इस पर आधारित ज्ञान भी वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ होता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों की व्याख्या करना, उनका वर्गीकरण तथा एवं व्यवस्थित अवलोकन साइंटिफिक अप्रोच पर आधारित है। फिर चाहे विषय मौलिक विज्ञान बेसिक साइंस जैसे कि भौतिकी रसायन हो, या फिर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस जैसे कि इतिहास, दर्शन शास्त्र इत्यादि हो। अनुसंधान निश्चित सोपानों से युक्त एक अच्छी तरह सोची समझी गई प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से समस्या विषय के समाधान हेतु नवीन ज्ञान की प्राप्ति अथवा पुराने ज्ञान के आवश्यक संशोधन का मार्ग तय किया जाता है। मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक होने के नाते आपके सामने अनुसंधान के योग्य क्या विषय या प्रश्न हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निम्न विषयों पर अनुसंधान किया जा सकता है। विषय में कोविड-19 रोग फैलने के बाद शिक्षण पद्धति में क्या परिवर्तन आया, ग्रामीण छात्रों में प्रचलित सामान्य परिस्थितियाँ क्या हैं। सामान्य परिस्थितियाँ क्या हैं। ठीक है, वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी नई शिक्षा नीति 2020 कैसे विकसित हुई।
शिक्षण पद्धति में परिवर्तन से विद्यार्थियों के समझ के स्तर में क्या परिवर्तन होता है? प्रश्नों के सूची अंतहीन हो सकती है। इन प्रश्नों के हल खोजने के लिए विभिन्न शोध किए जाने चाहिए। ठीक है, विभिन्न शोध किए जाने चाहिए। तो हम कह सकते हैं प्रश्नों की सूची अंतहीन हो सकती है। शोध में 6 थिंकिंग हैट्स का उपयोग। शोध में 6 थिंकिंग हैट्स का प्रयोग। ठीक है, जैसा कि हम अनुभूति कर चुके हैं, शोध चिंतन से संबंधित है। इससे संबंधित पुस्तक का लेखन 6 थिंकिंग हैट्स डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने किया था। 6 थिंकिंग हैट्स डॉक्टर एडवर्ड बोनो ने किया था। 6 थिंकिंग हैट्स। तो इसमें हम देख रहे हैं, अभी रुक जाओ। शोध में 6 थिंकिंग हैट्स का उपयोग। 6 थिंकिंग हैट्स, 6 थिंकिंग हैट्स का प्रयोग। ठीक है, उपयोग। तो जैसा कि एक अनुभूति कर चुके हैं, शोध चिंतन से संबंधित है। ठीक है, शोध चिंतन से संबंधित है। इससे संबंधित पुस्तक का लेखन 6 थिंकिंग हैट्स डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने किया था। डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो 6 थिंकिंग हैट्स का किसने किया था, लिखा था डॉक्टर एडवर्ड डी कौन है? एडवर्ड डी बोनो। एडवर्ड डी बोनो। एडवर्ड, यार ये बन ही नहीं रहा इस पेन में, क्या गड़बड़ी है? एडवर्ड डी बोनो। ठीक है, 6 एडवर्ड डी बोनो के लिए विस्तृत एकजुट ढंग से प्रभावी सोच का साधन प्रदान करते हैं। इसमें विभिन्न टोपियों का उपयोग प्रत्येक दिशा के लिए रूपकों के रूप में किया जाता है। चिंतन के लिए 6 विचार टोपी, 6 थिंकिंग हैट्स। लाल टोपी भावनात्मक, स्वप्रेरणा, अंतर्दृष्टि। इसमें 6 टोपियाँ होती हैं। ठीक है, तो लाल टोपी जो है, हम देख रहे हैं अपना लाल टोपी लाल टोपी। ठीक है, लाल टोपी भावनात्मक, स्वप्रेरणा, अंतर्दृष्टि, या यह आपको कैसे महसूस करवाता है। भावनात्मक, स्वप्रेरणा, अंतर्दृष्टि, भावनात्मक। लाल टोपी भावनात्मक। ठीक है, लाल टोपी। काली टोपी नकारात्मक। काली टोपी नकारात्मक। इसमें क्या है, यह क्यों नहीं किया जा सकता? क्या कठिन है? क्या यह कार्य नहीं करेगा? अब पीली टोपी सकारात्मक, आशा से परिपूर्ण। पीली टोपी में है, पीली टोपी अभी देखते हैं हम। पीली टोपी 6 हैट्स के अंतर्गत पीली टोपी सकारात्मक, आशा से परिपूर्ण, उज्ज्वल पक्ष। यह कार्य क्यों करेगा? ठीक है। हरी टोपी में क्या है? रचनात्मक, क्रिएटिविटी। ठीक है, रचनात्मक, सृजनात्मक, नव विचार,
विभिन्न परिप्रेक्ष्य, पार्श्व सोच, लेटरल थिंकिंग, ठीक है। और नीली टोपी प्रक्रियात्मक, नीली टोपी प्रक्रियात्मक, ठीक है। नीली टोपी प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम। प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम, ठीक है। तो प्रत्यक्षवाद की स्थापना 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट काम्टे द्वारा की गई थी। ऑगस्ट काम्टे द्वारा की गई थी। तत्पश्चात फ्रांसिस बेकन, जॉन लोके, आइजैक न्यूटन और समकालीन विचारकों मोर्टिज स्लिक, अर्नस्ट मच, रुडोल्फ लैब द्वारा प्रत्यक्षवाद को दूसरों के मध्य परिलक्षित किया गया। NET के छात्र NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेट के छात्र एक बार इसी पृष्ठ पर वर्णित दर्शन शास्त्र को भी ले जो कि शोध उपागम से संबंधित है। ऑगस्ट काम्टे ने कोर्स ऑफ पॉजिटिविटी फिलॉसफी 1829, एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑन एनालिटिक ज्योमेट्री 1843, द फिलोसफिकल ट्रीटी ऑन पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी 1844 और द डिक्शन ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट पर काम किया। काम्टे ने भी शोध से संबंधित धर्मशास्त्र तुल्य चरण को 3 भागों में विभाजित किया। जीवात्मा पहला भाग था इनका, पहला है जीववाद, पहला है। दूसरा है बहुदेववाद, ठीक है। और तीसरा है एकेश्वरवाद यानी कि मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म, पॉलीथिज्म और एनिमिज्म, ठीक है। केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को ही उपयुक्त, विश्वसनीय व प्रामाणिक माना जाता है, ठीक है। क्या समझे? ये समझे कि केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को ही उपयुक्त, विश्वसनीय व प्रामाणिक माना जाता है। काम्टे ने मानवीय ज्ञान की प्रत्येक विषय शाखा को अपनी प्रौढ़ावस्था तक पहुँचने के लिए 3 सोपानों से होकर गुजरना स्वीकार किया है। उनके अनुसार समाज का विकास मानव बुद्धि के द्वारा ही होता है और इसकी 3 अवस्थाएं हैं। धर्म भीरु या मिथ्यापूर्ण अवस्था। पहली है धर्म भीरु या मिथ्यापूर्ण अवस्था। धर्म भीरु या मिथ्यापूर्ण अवस्था, मिथ्यापूर्ण अवस्था, धर्म भीरु या मिथ्यापूर्ण अवस्था, मिथ्यापूर्ण अवस्था, धर्म भीरु या मिथ्यापूर्ण अवस्था। अधिभौतिक अवस्था, अधिभौतिक अवस्था। दूसरा है अधिभौतिक अवस्था, अधिभौतिक अवस्था। धर्म अवस्था, अधिभौतिक अवस्था, धर्म भीरु या मिथ्यापूर्ण अवस्था।
दूसरा अधिभौतिक अवस्था, तीसरा वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था, वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था, तीसरा है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था, वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था, ठीक है, वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था, ठीक है। तो इसमें बेकन ने प्रस्तावित किया कि दार्शनिकों को प्रकृति की सीमा, लिमिट्स ऑफ नेचर से परे भटकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसने कहा भैया, किसने कहा? हमारे महोदय बेकन ने कहा। बेकन ने कहा दार्शनिकों को लिमिट में रहना चाहिए। मेन बात ये है। इसका अर्थ यह है कि हम हर स्थिति में प्रत्यक्ष रहें। सेंट साइमन ने अपने विज्ञान में मनुष्य के विज्ञान पर सकारात्मक शब्द को लागू किया, जो उन तथ्यों पर आधारित थे जिन्हें देखा और विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद हमें बाह्य स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्यक्षवाद एक साझा विश्व दृष्टिकोण है जो एक ही अनुशासन में मान्यताओं और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है और यह भी बताता है कि समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। प्रत्यक्षवादी शब्द जो है प्रत्यक्षवादी शब्द का कोई नकारात्मक अर्थ नहीं है। दर्शन शास्त्र में प्रत्यक्षवाद मुख्य रूप से इस विचार का पालन करता है कि अवलोकन इंद्रियों माप के माध्यम से प्राप्त तथ्यात्मक ज्ञान विश्वसनीय है। प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक टिप्पणियों पर निर्भर करता है जो सांख्यिकीय विश्लेषणों को जन्म देती है। यहाँ शोधकर्ता की भूमिका एक प्रकार के उद्देश्यों से डेटा संग्रह और व्याख्या तक सीमित है। वह अध्ययन का स्वतंत्र रूप है और अध्ययन के भीतर मानव हितों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्यक्षवादी सामान्य तौर पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। एकाग्रता तथ्यों पर नहीं होती है, एकाग्रता तथ्यों पर होती है, ठीक है। प्रत्यक्षवाद पर आधारित 5 मुख्य सिद्धांतों का निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है। और कौन कौन से सिद्धांत हैं देखते हैं अभी। प्रत्यक्षवाद विज्ञानों में जांच के तर्क में कोई अंतर नहीं। पहला है विज्ञानों में जांच के तर्क में कोई अंतर नहीं, ठीक है। दूसरा है हमारा व्याख्या करना और भविष्यवाणी करने का प्रयास। व्याख्या करना और भविष्यवाणी करने का प्रयास। भविष्यवाणी यहाँ आगनात्मक तर्क इंडक्टिव रीजनिंग मुख्य दृष्टिकोण है और परिकल्पना हाइपोथेसिस को प्रक्रिया के दौरान परीक्षण किया जाना है। यहाँ आगनात्मक तर्क मुख्य दृष्टिकोण है। आगनात्मक तर्क मुख्य दृष्टिकोण है।
आगमनात्मक तर्क मुख्य दृष्टिकोण है। और परिकल्पना हाइपोथेसिस को प्रक्रिया के दौरान परीक्षण किया जाना है। हाइपोथेसिस और परिकल्पना और परिकल्पना और परिकल्पना 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 को परिकल्पना को परिकल्पना को प्रक्रिया के दौरान परीक्षण किया जाना है। प्रक्रिया के दौरान परीक्षण किया जाना है। दौरान परीक्षण किया जाना है। परीक्षण किया जाना है। ठीक है, कितने हुए? अभी आपका 3 हुए, चौथा ये है। ठीक है, चौथे में है सामान्य ज्ञान जिसको विज्ञान से अलग रखा जाता है को शोध निष्कर्षों के प्रति पूर्वाग्रह रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सामान्य ज्ञान चौथा है। सामान्य ज्ञान जिसको विज्ञान से अलग सामान्य ज्ञान जिसको विज्ञान से अलग रखा जाता है तो शोध निष्कर्षों के प्रति पूर्वाग्रह रखने की अनुमति नहीं दी जाती। रखा जाता है, विज्ञानों से अलग रखा जाता है, तो शोध अलग रखा जाता है, शोध निष्कर्षों के प्रति शोध निष्कर्षों के प्रति पूर्वाग्रह रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पूर्वाग्रह रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, पांचवा है विज्ञान को मूल्य मुक्त माना जाता है। विज्ञान को मूल्य मुक्त माना जाता है। विज्ञान को मूल्य मुक्त माना जाता है। ठीक है, अब प्रत्यक्षवाद से संबंधित अन्य पहलू जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सत्ता मीमांसा कौन सी है? सत्ता मीमांसा। पहला सत्ता मीमांसा। तो इसमें क्या होता है? सत्ता मीमांसा में देख लेते हैं। सत्ता यानी ओंटोलॉजी। सत्ता मीमांसा ओंटोलॉजी LOGY ओंटोलॉजी। ठीक है, यह सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति है। वास्तविक बाहरी स्वतंत्र एवं सच्ची वास्तविकता, सार्वभौमिकता, कणमय, ग्रैन्युलर वस्तुएं और आदेशित। ठीक है, आदेशित। ज्ञान और मीमांसा। सत्ता मीमांसा, दूसरी है हमारी ज्ञान मीमांसा, दूसरा है हमारा ज्ञान मीमांसा। ठीक है, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी। खड़पड़ हो गया, मैं फिर से लिख रहा हूँ। एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी।
एपिस्टेमोलॉजी। और तीसरा है मूल्य मीमांसा। ज्ञान मीमांसा यह ज्ञान प्राप्ति का ढंग या पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति अवलोकन योग्य और औसत स्तर के तथ्य कानून की तरह सामान्यीकरण करना, संख्याओं पर ध्यान, कारण और स्पष्टीकरण के रूप में योगदान। तो मूल्य मीमांसा तीसरा है हमारा मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा में एजियोलॉजी एजियोलॉजी मूल मीमांसा कार्य। इसमें क्या होता है, यह नैतिकता और मूल्य प्रणाली से संबंधित है। मूल्य मुक्त शोधकर्ता का पूर्वाग्रह से मुक्त होना, यानी शोध का तटस्थ और स्वतंत्र होना। कार्य प्रणाली या शोध पद्धति। चौथा है हमारा कार्य प्रणाली या शोध पद्धति। रिसर्च मैथडोलॉजी। चौथा है रिसर्च SEARCH रिसर्च मैथडोलॉजी मैथडोलॉजी रिसर्च मैथडोलॉजी। ठीक है, ये हो गया आपका। इस रिसर्च मैथडोलॉजी में क्या है ये भी तो देख लीजिए। इसमें यह एक ऐसा प्रतिमान है जो हमें कुछ प्रश्न पूछने और व्यवस्थित जांच के लिए उचित दृष्टिकोण का उपयोग करने की ओर ले जाता है। हमें दुनिया का अध्ययन कैसे करना चाहिए इसमें बताता है। तो ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, सत्ता मीमांसा, अनुसंधान रूप निदर्शन। ये क्या है भाई, अब ये हम बताने वाले हैं। अब तीनों चीज़ मिलती हैं, अनुसंधान रूप निदर्शन, रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी कार्य एवं शोध पद्धति। तो विशेष रूप से प्रत्यक्षवाद विज्ञान के निम्नलिखित पहलुओं पर निर्भर करता है। विज्ञान नियतात्मक यानी डिटर्मिनिस्टिक। विज्ञान नियतात्मक। इसमें क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, विज्ञान नियतात्मक। विज्ञान यांत्रिकी मैकेनिस्टिक। विज्ञान यांत्रिकी। मैकेनिस्टिक मैकेनिस्टिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, शोधकर्ता विशिष्ट अनुसंधान विधियों के आवेदन के माध्यम से सिद्ध या अव्यवस्थित होने के लिए परिकल्पना विकसित करते हैं। विज्ञान विधियों का उपयोग करता है। तीसरा है हमारा विज्ञान विधियों का उपयोग करता है। विज्ञान विधियों का उपयोग करता है। विज्ञान विधियों का उपयोग करता है। तो ये है हमारा प्रतिदर्श का चयन, उसका मान, उसका माप, विश्लेषण और परिकल्पना के बारे में निष्कर्ष तक पहुंचना। विज्ञान अनुभववाद से संबंधित है। विज्ञान का मूल्यांकन उद्देश्यों की तुलना के रूप में किया जाता है। यह देखा या मापा जाता है। स्टॉप ओवर, ये कौन है भैया, ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी समझने का कोशिश करता है। कौन सा शोध उपागम इस स्टॉप ओवर। अच्छा, यहाँ पर
आपको फिर से रिवाइज कराने का टेक्निक होगा। चलिए, कौन सा शोध उपागम इस अवधारणा पर आधारित है कि सामाजिक परिघटनाओं को अवलोकन, कारण और प्रभाव द्वारा समझाया जा सकता है? इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका क्विज जैसे हो रहा है। देखिए, प्रत्यक्षवाद, व्याख्यावाद, गुणात्मक, अवरोध में से कोई नहीं, तो विकल्प है ए, यानी कि कौन सा शोध उपागम इस अवधारणा पर आधारित है कि सामाजिक परिघटनाओं को अवलोकन, कारण और प्रभाव द्वारा समझाया जा सकता है? प्रत्यक्षवाद। ठीक है, प्रत्यक्षवाद की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद की सीमाएं, प्रत्यक्षवाद की सीमाएं, प्रत्यक्षवाद की सीमाएं, प्रत्यक्षवाद की सीमाएं, प्रत्यक्षवाद की सीमाएं। चलिए, तो इसमें पहला है आपका, प्रत्यक्षवाद ज्ञान के एक वैध स्रोत के रूप में अनुभव पर निर्भर करता है। प्रत्यक्षवाद पहला है हमारा, प्रत्यक्षवाद ज्ञान के एक वैध स्रोत के रूप में अनुभव पर निर्भर करता है। दूसरा है, प्रत्यक्षवाद मानता है कि, अरे पहले तो लिख दो भैया, किसके रूप में? ज्ञान के एक स्रोत, एक वैध स्रोत के रूप में अनुभव पर निर्भर करता है। किस पर? अनुभव, यानी कि कुल अनुभव छुपा वाला नहीं, अनुभव पर निर्भर करता है, एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है आपका। दूसरा है, प्रत्यक्षवाद मानता है कि सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को व्यक्तियों के मध्य संबंधों के कार्यों की एक निश्चित भिन्नता के रूप में माना जा सकता है। प्रत्यक्षवाद मानता है कि सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को व्यक्तियों के मध्य संबंधों के कार्यों की एक निश्चित भिन्नता के रूप में माना जा सकता है। व्यावसायिक शोध जैसे, तीसरा है हमारा व्यावसायिक शोध जैसे अध्ययनों में प्रत्यक्षवाद को अपनाने पर इसकी आलोचना भी की जा सकती है। प्रत्यक्षवाद, ठीक है। चौथा है, कभी कभी प्रत्यक्षवाद तत्वमीमांसा की अस्वीकृति है। कभी कभी प्रत्यक्षवाद तत्वमीमांसा की अस्वीकृति है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें माना जाता है कि ज्ञान का लक्ष्य केवल उन घटनाओं का वर्णन करता है जो हम अनुभव करते हैं। उत्तर प्रत्यक्षवाद। ठीक है, कितने हो गए भैया? पहला होगा अनुभव, यानी पहला हो गया अनुभव। ठीक है, अनुभव पर आधारित है। प्रत्यक्षवाद ज्ञान के एक वैध स्रोत के रूप में अनुभव पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका, प्रत्यक्षवाद मानता है कि प्रत्यक्षवाद मानता है कि सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को व्यक्तियों के मध्य संबंधों के कार्यों की एक निश्चित भिन्नता के रूप में माना जा सकता है। व्यक्तियों के मध्य संबंधों के कार्यों की एक निश्चित। ठीक है, व्यावसायिक शोध जैसे अध्ययनों में प्रत्यक्षवाद को अपनाने पर इसकी आलोचना भी की जा सकती है। समझे भाई? आलोचना भी की जा सकती है। तीसरे में, अरे बाबा समझा, व्यावसायिक शोध जैसे अध्ययनों में प्रत्यक्षवाद को अपनाने पर इसकी आलोचना भी की जा सकती है, यानी कि आपको क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे, आलोचना करेंगे कभी कभी। चौथा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है चौथा है, कभी कभी प्रत्यक्षवाद तत्वमीमांसा की अस्वीकृति है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें माना जाता है कि ज्ञान का लक्ष्य केवल उन घटनाओं का वर्णन करना है जो हम अनुभव करते हैं। उत्तर प्रत्यक्षवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, वहीं थोड़ी अटके रहेंगे। उत्तर प्रत्यक्षवाद, उत्तर लिखना है, उत्तर नहीं लिखना है उत्तर ऊ बनाओ, ता बनाओ, अधता बनाओ और रा। उत्तर प्रत्यक्षवाद। ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको करना है संघर्ष की परंपरा। प्रत्यक्षवाद के प्रचलन के बाद कोलिंस के अनुसार हम 4 समाजशास्त्रीय
परंपराओं का निम्न भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है संघर्ष की परंपरा। संघर्ष की परंपरा पहला है संघर्ष की परंपरा। संघर्ष की परंपरा ट्रेडिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। समाज स्वाभाविक रूप से संघर्षपूर्ण है। इसमें है समाज स्वाभाविक रूप से संघर्षपूर्ण है। दूसरा है हमारा उपयोगितावादी तर्कवादी परंपरा। उपयोगितावादी तर्कवादी परंपरा। तर्कवादी परंपरा। उपयोगितावादी तर्कवादी परंपरा। ठीक है। समग्र परंपरा, इसमें क्या होता है भैया, समग्र परंपरा यानी टू होलिस्टिक ट्रेडिशन। समग्र परंपरा समग्र परंपरा इस होलिस्टिक ट्रेडिशन। होलिस्टिक HOLISTIC होलिस्टिक ट्रेडिशन TRADITION गलत हो गया। होलिस्टिक ट्रेडिशन DITION होलिस्टिक ट्रेडिशन। ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है डेविड एमिल दुर्खाइम 1858 से 1917। डेविड दुर्खीम। भाइयों बहनों ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। डेविड एमिल दुर्खाइम। डेविड नाम लिख रहा हूँ, डेविड। गलत ना हो यार, कुछ तो समझ जा। डेविड है डेविड एमिल दुर्खाइम। डेविड एमीन दुर्खाइम। डेविड एमीन दुर्खाइम जो महाशय थे, उन्होंने 1858 से 1917 के बीच 1917 के बीच को आधुनिक समाजशास्त्र का क्या संस्थापक भी माना जाता है। उनका यह मानना है कि समाज विभिन्न भागों से मिलकर बनी एक जटिल प्रणाली है जो स्वयं को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। जटिल प्रणाली है जो स्वयं को स्थिर बनाने के लिए प्रयास करती है। विभिन्न भैया इन्होंने क्या माना है, पहले बात तो इनको आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक भी माना जाता है। डेविड एमीन दुर्खाइम जो महाशय थे, डेविड एमील है, एमीन नहीं है, एमीन नहीं एमील है, डेविड एमील दुर्खाइम। इनको आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक भी माना जाता है। उनका यह मानना है कि समाज विभिन्न भागों से मिलकर बना एक जटिल प्रणाली है। क्या है भैया, जटिल प्रणाली है जो स्वयं को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। समाज को साझा मूल्यों भाषाओं प्रतीकों समाज को साझा मूल्यों भाषाओं प्रतीकों द्वारा एक साथ रखा जाता है। समाज को साझा मूल्यों भाषाओं प्रतीकों द्वारा एक साथ रखा जाता है। इस दृष्टिकोण को दुर्खीमियम कहा जाता है। दुर्खीमियम कहा जाता है। सूक्ष्म अंतःक्रियात्मक तो इसमें क्या होता है, माइक्रो इंटरैक्शनिस्ट अंतःक्रिया का सूक्ष्म संबंधित स्तर पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। हाँ,
हाँ बाबा। तो किया जाने इनके अनुसार प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत भी परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण पद्धति बहुलवाद का समर्थन करता है। इस धारणा पर आधारित है कि किसी विशेष अध्ययन में लागू की जाने वाली विधि का चयन शोध प्रश्न के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, आधारित है कि किसी विशेष अध्ययन में लागू की जाने वाली विधि का चयन शोध प्रश्न के आधार पर किया जाना चाहिए। यहाँ पर वर्णित अनुसंधान एक उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण अपना लेता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण अरे भैया उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण कहाँ गया उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण कहाँ गया भैया, इतने जल्दी नहीं घूमना। हाँ मिल गया। उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण अपना लेता है। ऐसी स्थिति में व्याख्यात्मक शोध इंटरप्रेटिव रिसर्च को दो प्रकार से लागू किया जाता है। व्याख्यात्मक शोध इंटरप्रेटिव व्याख्यात्मक शोध। ठीक है, पहला प्रत्यक्षवादी अध्ययन से पहले आयोजित एंड यूज़र कंप्यूटिंग के एक खोजकर्ता अध्ययन। देखो, उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण अपना लेता है। ऐसी स्थिति में व्याख्यात्मक शोध को दो प्रकार से लागू किया जाता है। पहला प्रत्यक्षवादी अध्ययन से पहले आयोजित एंड यूज़र कंप्यूटिंग के एक खोजपूर्ण अध्ययन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। दूसरा प्रत्यक्षवादी अध्ययन के साथ समवर्ती उपयोगकर्ता खोज व्यवहार के एक अध्ययन में। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रत्यक्षवाद से संबंधित है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में किए जा रहे अधिकांश शोध दृष्टिकोण और अभ्यास आज उत्तर प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अधिक उपयुक्त हैं। 21वीं सदी के आरंभ में ही शोध का केंद्र वास्तविकता से अधिक विवेचनात्मक या सूक्ष्मात्मक वास्तविकता में स्थानांतरित हो गया। भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग और नील्स बोन ने इस पर ध्यान केंद्रित किया। बलपूर्वक निश्चितता यानी कि फोर्सफुल कंस्ट्रक्शन से संभाव्यता पर अधिक बल दिया गया। संभाव्यता पर अधिक बल दिया गया। ठीक है, अब वैज्ञानिकों को भैया एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया था जो ज्ञान का निर्माण करता है।
वह प्रकृति के नियमों का चाहे जितनी ईमानदारी से पालन करे, शोध के परिणाम ना तो पूर्ण रूप से उद्देश्यपूर्ण होते हैं, ना ही निश्चित रूप से निश्चित है। इसलिए अब तार्किक प्रत्यक्षवाद के कम सख्त रूप को वर्णन करता है। अनुभववादी तार्किक इस विचार का समर्थन करते हैं। 1,00,000 सफ़ेद हंस यह प्रमाणित नहीं कर सकते कि सभी हंस सफ़ेद हैं, लेकिन एक काला हंस इस विवाद का खंडन कर सकता है। यानी 1,00,000 सफ़ेद हंस यह प्रमाणित नहीं कर सकते कि सभी हंस सफ़ेद हैं, लेकिन एक काला हंस इस विवाद का खंडन कर सकता है। गंभीर यथार्थवाद मानता है कि टिप्पणियों में त्रुटि हो सकती है और सिद्धांतों के दृष्टिकोण किया जा सकता है। वास्तविकता को निश्चितता के साथ नहीं जाना जा सकता। उत्तर प्रत्यक्षवादी अनुसंधान में निम्नलिखित विशेषताएं। अनुसंधान एक विशिष्ट प्रक्रिया होने के बजाय अधिक व्यापक है। कई प्रकार की विभिन्न घटनाएं एवं वस्तुएं अनुसंधान योग्य हैं। सिद्धांत और व्यवहार को अलग अलग नहीं रखा जा सकता। हम केवल तथ्यों की प्राप्ति के लिए सिद्धांत की उपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक है। अधिकांश उत्तर प्रत्यक्षवादी रचनावादी हैं। अधिकांश उत्तर प्रत्यक्षवादी रचनावादी हैं जो कि यह मान कर चलते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति की विश्व घटनाक्रम के बारे में जानकारी विभिन्न हो सकती है। हम अपनी धारणाओं के आधार पर अपने दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। फिर से अधिकांश उत्तर प्रत्यक्षवादी रचनावादी हैं। अधिकांश उत्तर प्रत्यक्षवादी रचनावादी हैं जो कि यह मानकर चलते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति की विश्व घटनाक्रम के बारे में जानकारी विभिन्न हो सकती है। हम अपनी घटनाओं के आधार पर अपने दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। अनुसंधान के लिए शोधकर्ता की प्रेरणा और अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता परियोजना के लिए केंद्रीय और महत्वपूर्ण है। तो चौथा हमारा क्या है? अनुसंधान के लिए शोधकर्ता की प्रेरणा, यानी कि शोधकर्ता है उसकी प्रेरणा शोधकर्ता की प्रेरणा, ठीक है, और अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता परियोजनाओं के लिए केंद्रीय और महत्वपूर्ण है। ठीक है। हमारे यह पूर्व विचार रहा है कि अनुसंधान का संबंध केवल सूचना एकत्र करने और वर्गीकृत करने की सही विधि अपनाने से है। हमारा यह पूर्ण विचार रहा है कि अनुसंधान का संबंध केवल सूचना एकत्र करने और वर्गीकृत करने की सही विधि अपनाने से है। इस विचार को अब अपर्याप्त माना जाने लगा। देखो, हमारा यह पूर्व विचार रहा है कि हम अनुसंधान का संबंध केवल सूचना एकत्र करने और वर्गीकृत करने की सही विधि अपनाने से है। इस विचार को अब अपर्याप्त माना जाने लगा। अनुसंधान को अब निर्धारित स्थितियों की तुलना में अधिक व्यापक माना जाता है। उत्तर प्रत्यक्षवादी रुख अनुसंधान में मूल्यों, जुनून और राजनीति के मूल्य पर बल देता है। यह मूल रूप से गुणात्मक या मिश्रित शोध है। उत्तर प्रत्यक्षवाद में तात्विकी सत्ता मीमांसा, वस्तु रूप विज्ञान तथा ज्ञान मीमांसा एपिस्टीमोलॉजी और को संशोधित वस्तुवादी माना जाता है। अनुसंधान के महत्वपूर्ण उद्देश्य
अनुसंधान अनुसंधान के अनुसंधान के अनुसंधान के अनुसंधान के महत्वपूर्ण उद्देश्य अनुसंधान के महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो इसमें है वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता और उच्च शिक्षा संस्थानों को शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति ने शोध की महत्ता को बढ़ा दिया है। आज शैक्षिक शोध का क्षेत्र विस्तृत और सघन हुआ है। ठीक है, अनुसंधान के एक या एकाधिक उद्देश्य हो सकते हैं। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता और उच्च शिक्षा संस्थानों को शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति ने शोध की महत्ता को बढ़ा दिया है। आज शैक्षिक शोध का क्षेत्र विस्तृत और सघन हुआ है। अनुसंधान के एक या एकाधिक उद्देश्य हो सकते हैं। किसी नई घटना से परिचित होना या किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का विकास करना। पहला है किसी नई घटना से परिचित होना, किसी नई घटना से परिचित होना, किसी नई घटना से परिचित होना, किसी नई घटना से परिचित होना। ठीक है, किसी नई घटना से परिचित होना या किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का विकास होना, या किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का विकास, नई अंतर्दृष्टि का विकास, अंतर्दृष्टि का विकास। देखो, वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता और उच्च शिक्षा संस्थानों को शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति ने शोध की महत्ता को बढ़ा दिया है। ठीक है, शोध की महत्ता को बढ़ा दिया है। शोध की महत्ता को बढ़ा दिया है। शोध की महत्ता को बढ़ा दिया है। आज शैक्षिक शोध का क्षेत्र विस्तृत और सघन हुआ है। ठीक है, अनुसंधान के एक या एकाधिक उद्देश्य हो सकते हैं। किसी नई घटना से परिचित होना या किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का विकास करना, वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण और समीक्षा करना, वर्तमान परिस्थितियों की जांच करना तथा समस्याओं का समाधान करने का प्रत्यक्ष प्रयत्न करना, सामान्य मुद्दों का विश्लेषण और अन्वेषण करना, एक नई प्रक्रिया या प्रणाली का सृजन करना, शिक्षा की नई शाखाओं का जन्म वस्तुतः इसी ज्ञान विज्ञान की स्वाभाविक परिणति है। पत्रकारिता, लोक प्रशासन, ठीक है, पत्रकारिता, लोक प्रशासन। कहाँ गया हमारा कहाँ गया हमारा अंतर्दृष्टि का। हाँ, किसी नई घटना से परिचित होना या किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का विकास करना, वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण एवं समीक्षा करना, वर्तमान परिस्थितियों की जांच करना एवं समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करना, सामान्य मुद्दों का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, एक नई प्रक्रिया या प्रणाली का सृजन करना, शिक्षा की नई शाखाओं का जन्म। इसमें है शिक्षा की नई शाखाओं का जन्म इसी ज्ञान विस्तार की स्वाभाविक परिणति है। पत्रकारिता, लोक प्रशासन, प्रबंधन आदि कुछ ऐसे विषय हैं जो कार्य न केवल विषयों का विस्तार या समृद्धि होती है, वरन नए शैक्षिक अनुसंधानों शैक्षिक अनुशासनों का उद्भव होता है। जो अपने विषय क्षेत्र की विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार। वैश्वीकरण सूचना प्रौद्योगिकी। चलिए,
तो हम कहाँ पर थे, प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की विस्तार। वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के ने पूर्ण विश्व के ज्ञान तंत्र की सीमाओं को खोल दिया है। इससे प्रत्येक अध्ययन का विषय स्वयं को संबद्ध करने की स्थिति में है। इस वातावरण में शोध के माध्यम से प्रत्येक शैक्षिक शोध के माध्यम से प्रत्येक अध्ययन का विषय स्वयं को संबद्ध करने की स्थिति में है। ठीक है, स्वयं को संबद्ध करने की स्थिति में है। स्वयं को संबद्ध करने की स्थिति में है। संबद्ध करने की स्थिति में इस वातावरण में शोध के माध्यम से प्रत्येक शैक्षिक अनुशासन परस्पर संवाद की प्रक्रिया में है। परिणाम स्वरूप अंतरानुशासनात्मक अनुसंधान का महत्व बढ़ा है। इससे विभिन्न शैक्षिक विषयों का परस्पर आदान प्रदान संभव हुआ है। अंतरानुशासनात्मक अनुसंधान का महत्व बढ़ा है। इससे विभिन्न शैक्षिक विषयों का परस्पर आदान प्रदान संभव हुआ है। पाश्चात्य शोध परंपरा विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहता है। अनुसंधान की विशेषज्ञता